अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई, बेटे, शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं और आज जैसा आप जानते हैं, हमारे बात करने का, हमारे आपसे लाइव होने का, हमारा आपसे संवाद करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, उसी उद्देश्य के तहत मैं आपको आज पुनः जागरूक करने की चेष्टा कर रहा हूं कि दोस्तों, कहने को तो हमारे देश में प्रजातंत्र है और जैसा आप जानते हैं, प्रजातंत्र में शासन की बागडोर जनता के हाथ में होती है, लेकिन सारी जनता को तो बागडोर दी नहीं जा सकती है। इसलिए उनका प्रतिनिधि जनता के हित की रक्षा के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो सभासद के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, बीडीसी के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। और इनका कार्य होता है कि वह जनहित के मुद्दों को, जनता की परेशानियों को, जनता के विकास को, समाज के विकास को, प्रदेश के विकास को, देश के विकास को गति देने का कार्य करें। लेकिन क्या इन 75 वर्षों की आज़ादी के दौरान आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दिया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ दिया जाए, मोरारजी देसाई को छोड़ दिया जाए और अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दिया जाए, तो क्या कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको मिला जो आपके हित की बात करता हो, आपके सुख सुविधाओं को लेकर के चिंतित हो? शायद ही नहीं। अगर मिला होता तो आज हमारा भारतवर्ष विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में जगमगा रहा होता। लेकिन अफसोस, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार हो, चाहे वो मौजूदा एनडीए की सरकार हो, सब ने अपने फाइनेंशियल दोस्तों को तवज्जो दी। सत्ता में आने के बाद उनके हित का ख्याल रखा और जनता के खून पसीने की कमाई को नोच करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्हें माला माल करती चली आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे वो मौजूदा सरकार हो। उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार थी, स्कैम पे स्कैम खुल रहे थे, घोटाले पे घोटाले खुल रहे थे, एक से बढ़कर एक घोटाले हो रहे थे। और मौजूदा सरकार में भी ऐसा नहीं घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार पूरे शासतंत्र को, अर्थात लोकतंत्र के सभी पायों को, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह मीडिया हो, सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है और इन्हें इतना विवश कर लिया है कि यह चाहकर भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। कुछ तो अपने चंद सिक्के कमाने के लिए, चंद निजी स्वार्थ के कारण, ऐशो आराम की ज़िंदगी भोगने के कारण जनता के मुद्दों पर अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। लोकतंत्र के हम 4 पाए हैं, अगर हम अपने एक पाए की भी जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से निभाएं तो हमारा भारतवर्ष दुनिया में अपना नाम कर सकता है। हमारे भारतवर्ष के लोग अपने अधिकारों के लिए यूं दर दर की ठोकरें न खाएं। लेकिन अफसोस, 4 के 4 पाए हमारी न्यायपालिका इस प्रेजेंट टाइम में, हमारे प्रधान न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी, जिनसे हमारे देश को काफ़ी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों के निर्वहन को, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और इस कारण हमारा यह
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार की सरकार अपने चंद राजनीतिक फायदे साधने के लिए उद्योगपतियों के हाथों जनता के खून पसीने की कमाई को निचोड़ते हुए आंखें बंद करके देख रही है, वह चिंता का विषय है। मेरे दोस्तों, यह सभी तो मैंने अपने कई वीडियो में आपसे जिक्र किया है। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मैं इन मुद्दों पर गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वास्तविक मुद्दों पर आ रहा हूं। अपने देशवासियों से हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना करने आया हूं कि मेरे साथियों, वैसे ही मैंने कहा हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ लगभग 90% अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके हैं। कुछ 10% ऐसे ईमानदार लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का इस दलदल में होने के बावजूद भी पूर्ण निष्ठा से देश के प्रति निर्वहन कर रहे हैं। उन्हीं में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के अंडर कार्य करते हुए भी निष्पक्ष जनता की आंखें खोलने के लिए कुछ अंतराल पर ऐसे खुलासे करते रहती हैं कि शायद इससे जनता की आंखों पर पड़ी पट्टी अपनी पार्टी का, अपने नेता का, अपने जाति का और अपनी सरकार का जो चश्मा इनको लग गया है, जो अच्छा बुरा नहीं देख सकते हैं, उस खुलासे से शायद वो उबर कर सच्चाई को भाप कर अपने आने वाले भविष्य को संवार सकें। आज पुनः हमारे ADR ने अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो इलेक्शन वॉच का काम करती है, और NEW नेशनल इलेक्शन वॉच जो इन नेताओं की गतिविधियों पर नज़र रखती है, उसने एक खुलासा किया है। और यह बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को चंद महीने बचे हुए हैं। अगर हमारी जनता इस खुलासे पर गंभीर होकर के अपना अच्छा बुरा अगर सोचेगी, तो हमारे आने वाले लोकसभा में हमारे देश को अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे, न कि इन राजनेताओं की चाशनी में लपेटे हुए माफिया। ADR और NEW ने यह खुलासा किया है कि हमारे देश में जो मौजूदा लोकसभा है, मौजूदा राज्यसभा है, जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 776 सीटें हैं, अर्थात 545 सीटें लोकसभा की, बाकी राज्यसभा की, कुल 576 सीटें, जिसमें से 763 सीटों पर हमारी ADR टीम ने रिसर्च किया, खुलासा किया कि इन 763 सीटों में से, मतलब जो 763 सांसद हैं 2019 की लोकसभा में, उनमें 40% अर्थात 306 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के मैं बात कर रहा हूँ, गौर करिएगा, उनमें से 40% सांसद अर्थात 306 सांसद, जिनका 763 का 40% हिस्सा, यानी लगभग आधा, समझ लीजिए लगभग आधे सांसद पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, अर्थात वो सभी अपराधी हैं। हमारे यहाँ पर 151 दर्ज हो जाता है तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं कहीं उस पर भी आ जाता है कि आप पर तो FIR दर्ज है। तो मेरे दोस्तों, इन 40% सांसदों पर अर्थात 306 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और इन 306 में से 194 सांसद ऐसे हैं, अर्थात 25%, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौर करिएगा, उन 40% पर तो आपराधिक मामले हैं, और 25% पर अति गंभीर आपराधिक मामले, अर्थात वो मामले अगर आप पे दर्ज हो जाएं
तो आप शायद ही खुली हवा का सांस ले सकें। आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में कट जाएगी। अर्थात हत्या, लूट, बलात्कार जैसे महिलाओं पर उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। और ये सांसद हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये अपराधी हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं। और हमारी सरकार कहती है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, हमने अपराधियों को अंडरग्राउंड कर दिया। बहुत सही कहती है हमारी सरकार। अपराधी जनता की नज़र से अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि जनता संसद में जाकर के उन्हें नहीं देख सकती है। जनता के पास इतना अधिकार ही नहीं है कि वह संसद में घुस सके, संसद में जा कर के अपराधियों को देख सके। तो वो अंडरग्राउंड ही हो गए। जब सभी अपराधी, बड़े बड़े अपराधी 40% सांसद बन गए, तो खुली हवा में सड़कों पर हमारे समाज में भला इनके दर्शन कौन पाएगा। ऐसे गंभीर अपराधियों से हमारी सरकार जनहित के मुद्दे सुलझाने की, जनहित के बात करने की, जनहित के कार्य करने की, सर्व समाज के उद्धार की और देश के विकास की बागडोर संभालने का हमें दिवा स्वप्न दिखाती है। और हम भी ऐसे बेवकूफ़, मूर्ख, निरक्षर, अज्ञानी की आंख पर पट्टी बांध करके सरकार के हवाई वादों पर भरोसा कर अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, यह जो चंद संस्थाएं हैं जो आपके आंखों पर पड़ी पट्टी खोलने को, अपने देश के कर्तव्य को, अपने कर्तव्य को निर्वहन निस्वार्थ भाव से कर रही हैं, कम से कम इन संस्थाओं पर भरोसा कर, इन संस्थाओं को हिम्मत प्रदान करने के लिए, इन संस्थाओं को देश के प्रति इनके मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इन पर भरोसा कर आने वाले लोकसभा चुनाव में इन अपराधियों को और इन अपराधियों को शरण देने वाली पार्टियों को, इनमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। मेरे दोस्तों, इन अपराधियों को शरण देने वाली और इन अपराधियों को शरण देकर इनसे पैसे पार्टी फंड में डलवा करके अपना छत्र छाया में जो इनको फली फूल कर रहे हैं और इनको संसद पहुंचाते हैं, इन्हें उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। और यह एडीआर ने यूं ही नहीं कहा है, इस पर भी गौर करिएगा। ये जो 40% सांसद दागी हैं, ये एडीआर ने हवाई खुलासा नहीं किया है। इलेक्शन वॉच NEW ने, नेशनल इलेक्शन वॉच ने भी यूं हवा में ये खुलासे नहीं किए हैं। इसने, जो हमारे चुनाव आयोग ने एक नया नियम निकाला था कि कैंडिडेट चुनाव लड़ते समय अपने आपराधिक इतिहास को न्यूज़पेपरों में छपवाएंगे, लोकल पेपरों में छपवाएंगे, मीडिया पे दिखवाएंगे। उस शपथ पत्र के बिहाफ पर इन 40% सांसदों के द्वारा बाकायदा एफिडेविट दिया गया, न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है और मीडिया पे दिखाया गया है। उसके हवाले से ये एडीआर ने उनके शपथ पत्रों के हवाले से जो इन सांसदों 40% आपराधिक सांसदों के द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया चुनाव के समय, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आप सोचिए, जो पार्टी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ होने का दम भरती हो,
अगर उसकी छत्र छाया में ऐसे ऐसे अपराधी पल रहे हैं तो उसकी नीयत कितनी साफ सुथरी है आपके प्रति, आपके आने वाले बच्चों के प्रति, आपके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार के प्रति, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपको बार बार आगाह कर रहा है, चाहे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां को आप अपनी पार्टी समझते हैं, बिल्कुल आप समझिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा करके, आंखों पर पट्टी बांध करके उनके कार्यों की समीक्षा अवश्य करिए कि यह आपके बच्चों के शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए क्या कर रहे हैं, न्याय के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपके बच्चों के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। शिक्षा क्यों महंगी हो जा रही है, क्या कभी आपने इस पर गौर किया? चिकित्सा क्यों महंगी हो जा रही है, क्या अभी आपने गौर किया? न्याय हमें क्यों नहीं मिलता है, क्या आपने गौर किया? हमारे देश में आज भी लाखों पद खाली हैं और आपके बच्चे रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं, क्या आपने इस पर गौर किया? ऐसा क्यों? मेरे साथियों, गौर करें भी तो करें कैसे? हम मंदिर में उलझे हुए हैं, मस्जिद में उलझे हुए हैं, हिंदू में उलझे हुए हैं, मुसलमान में उलझे हुए हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अरे मेरे भोले साथियों, मेरे भोले देशवासियों, कहाँ जी रहे हैं आप? हमारा एक भारत, एकमात्र राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नेपाल था, उसे तो हिंदू राष्ट्र कोई बचा नहीं सका। अब भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे, जहां हमारे प्रियम्बल में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया है, और हमारी प्रधान न्यायपालिका ने भी कहा है कि हमारा प्रियम्बल हमारे भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, और संविधान की आत्मा में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता है। यह न्यायपालिका को भी अधिकार नहीं है। यह तो हमें और आपको, हमारी और आपकी भावनाओं के साथ खेल करके हमें यूं बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, सांप्रदायिकता की आड़ में हमारा और आपका इस्तेमाल करने के लिए वोट बैंक के रूप में हमें शेख चिल्ली के सपने दिखाए जाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं, हवाई जुमले दिखाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, जागरूक बनिए। आप मोदी जी को वोट दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वोट इस बात पर दीजिए कि वह शिक्षा को फ्री करें, वह चिकित्सा को फ्री करें, वह न्याय को फ्री करें और रोजगार गारंटी को लागू करें। आप सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई फर्क नहीं है हमें, लेकिन उनसे भी कहिए कि वह शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार पे वोट मांगे। आप अखिलेश यादव को बना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उनसे भी कहिए आप शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर वोट मांगिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे पर नहीं, यादव पर नहीं, मुस्लिम पर नहीं। आप मायावती जी को बना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उनसे भी कहिए सिर्फ दलित का राग लाप करके, तिलक तराजू तलवार की बात करके हम आपको वोट नहीं देंगे। आप मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय, रोजगार के नाम पर वोट मांगिए। मैं देखता हूं किस पार्टी में इतनी हिम्मत है। मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर इतनी हिम्मत नहीं है, उसके पास इतना कलेजा नहीं है, इतना दम नहीं है, चाहे वो 56 इंची वाले क्यों ना हो, कि खुल करके अपने उन माफियाओं के विरोध जा करके जो शिक्षा को व्यापार बनाए हैं, चिकित्सा को व्यापार बनाए हैं, न्याय को व्यापार बनाए हैं, रोजगार को व्यापार बनाए हैं,
विपरीत जाकर के वो आपसे वादा करें कि हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, इनकी हैसियत नहीं है। क्योंकि यही शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया इनके पार्टी फंड को करोड़ों अरबों डोनेट करते हैं। डोनेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमसे वसूलने के लिए इन्हें खुली छूट देते हैं। और ये शिक्षा माफिया उधर से खुली छूट पा करके हमारे खून पसीने की कमाई को हमको निचोड़ते हैं। हमें 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल का झांसा दे करके हमारे बच्चों की शिक्षा को ढकाल ले रहे हैं, चिकित्सा को ढकाल ले रहे हैं। 5 पैसे के वाल्व को 50,000 में लगा रहे हैं। 5 पैसे के पत्ते पैरासीटामॉल को हम 36 रुपए में खरीद रहे हैं। मेरे साथियों, यह हमारा भारत है, यह हमारे भारत की कहानी है, यह हमारे भारत के सरकार है और यह हमारी भारत की जनता है कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी खामोश है। यह तो वही अच्छा प्रश्न हुआ कि अगर आज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता यक्ष, तो शायद युधिष्ठिर का यह जवाब नहीं होता कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो शायद आज युधिष्ठिर यह जवाब देते। उस समय तो उन्होंने दिया था कि इंसान जानता है कि उसे वह एक दिन मरना है, लेकिन यह जानते हुए भी वह जीवन की कामना करता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अगर आज यक्ष युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछता तो युधिष्ठिर का जवाब यह होता कि हमारी देश की जनता यह जान रही है कि हम पर राज करने वाली हमारी सरकारें हमारे खून को एक एक बूंद कर खून को निचोड़ रही हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। फिर भी हम मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे देश की जनता उसी को वोट दे रही है, हिंदुत्व के नाम पर दे रही है। यह हमारे भारत का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इस आश्चर्य को आश्चर्य ही बनाए रखना इन राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा दांव है। मेरे दोस्तों, इसी और आशा विश्वास के साथ मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार, आपसे अनुरोध करता है, अगर आपको लगता है कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा देश हित में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नया करने की प्रेरणा लेकर चल रहा है, तो आप हमारा साथ दें। हमारा साथ जैसे भी आप दे सकें, तन मन धन से आप दे सकते हैं। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का खाता भी खुल चुका है, आप उसमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे पार्टी के अकाउंट को लिंक दिया गया है, आप उसमें हमें अपना अमूल्य 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, करना चाहें तो अवश्य करें, जिससे आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपने इस असंभव मुहिम को संभव बनाने के लिए निरंतर एक नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ अपने देश हित में, अपने देश के कर्तव्यों का निर्वहन करता रहे और अपने देश को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को लागू कराकर एक नया भारत आपके आने वाले बच्चों को सुपुर्द कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।